वेलकम बैक लर्नर्स। शिक्षार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस होम साइंस क्लास में। और हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर संध्या कुमार हमारे साथ है। आपके जितने भी प्रश्न होंगे आप hdmis.nius.ac.in पे लॉगिन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ओवर टू यू मैम फॉर द लाइव क्लास। Namaskar viewers, welcome to this session on home science। ये सब्जेक्ट जो आप इस समय इस सेशन में सुनेंगे जिसके बारे में, ये सेकेंडरी लेवल का सब्जेक्ट है। इसमें जो पहला चैप्टर है आपका व्हाट इज़ होम साइंस, इसके बारे में इस सेशन में आपसे कुछ बातें करेंगे, आपके कुछ व्यूज़ हम जानेंगे, कुछ आपको हम जानकारी देंगे, आपके साथ में कुछ हम अच्छी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें साझा करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप स्वयं प्रभा चैनल नंबर 27, चैनल नंबर 28 और चैनल नंबर 30 पर ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं। ये प्रोग्राम्स आप दूरदर्शन फ्री डिश के अलावा एयरटेल पर चैनल नंबर 437, 438 और 439 पर देख सकते हैं। वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 475, 476 और 477 पर देख सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको टाटा स्काई चैनल नंबर 756 पर देख सकते हैं। डिश टीवी चैनल्स नंबर 946, 947 और 949 पर देख सकते हैं। आपके जो प्रश्न हो, जैसे कि अभी आपको बताया गया, आप sdmis.nios.ac.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। और अगर फ़ोन का प्रयोग करना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर 844-869-1655 पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कमिंग टू द टॉपिक व्हाट इज़ होम साइंस, मैं डॉक्टर संध्या कुमार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में एकेडमिक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और होम साइंस मेरा विषय है। जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप देख सकते हैं, अगर जो हमारे रजिस्टर्ड लर्नर्स हैं उनके पास, उनके हाथ में है, तो उसको आप देख सकते हैं। वो भी हमने आपके लिए स्पेशली तैयार किया है। और जो हमारे लर्नर्स नहीं हैं, वो हमारी वेबसाइट पर ये मटेरियल जो सेकेंडरी लेवल का है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम्स में आप उसे देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले लर्नर्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि यदि आपसे कोई कहे कि क्लास 10 में आपको अपना जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि आप ये जान पाएँ कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं आएगा, आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आगे जा कर के जब आप हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो क्या आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद आगे की और थोड़ा सोचें तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि नहीं हैं ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, मैं क्यों पढ़ूँ ये सब्जेक्ट। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे जहन में आती हैं जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बार हम जब शुरू करते हैं तो ये सब बातें हम जानना चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें क्या सब होगा जो मैं पढ़ूँगा या मैं पढ़ूँगी। तो हमने क्या किया कि जो गृह विज्ञान का हमने सब्जेक्ट बनाया है, उसमें सबसे पहला लेसन हमने रखा गृह विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ होम साइंस। और मुझे बहुत से उत्तर लोगों के मन में इस प्रश्न के आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं होम साइंस, अरे ये वो विषय है जिस पे खाना बनाना सिखाते हैं, कपड़े धोना सिखाते हैं, साफ़ सफाई करना सिखाते हैं, ये सब बातें होती हैं, और क्या है होम साइंस में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि ये सब बातें होती हैं उसमें, पर क्या यही सब होता है या और कुछ भी होता है। एक और बात यह है कि क्या ये लड़के भी पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका हम बाद में जवाब देंगे कि क्या ये लड़कियां ही पढ़ें इस सब्जेक्ट को या लड़के भी पढ़ सकते हैं, क्या बात है, तथ्य क्या है, इसके बारे में बाद में सुनेंगे। एक और बात जो बहुत से लर्नर्स के दिमाग में आती है और बहुत जाहिर सी बात ये आती है कि ये
होम साइंस जो है एज एन एडिशनल सब्जेक्ट ही तो मिलता है, मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो ज़रूरत क्या है इसको पढ़ने की? नहीं पढ़ते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट है, देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। तो अब अगर हम मुद्दे पे आते हैं कि हम चले अपने सब्जेक्ट की ओर, आज का जो हमारा विषय है उसको अगर हम देखते हैं कि हमारा क्या विषय है, तो ये देखिए, ये है व्हाट इज़ होम साइंस। तो होम साइंस की जब हम बात करेंगे आज, तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग होम साइंस। होम साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको हम कैसे पढ़ें और क्या क्या इसमें होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे, इज़ इट रेलिवेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टू स्टडी होम साइंस? इज़ देयर अ रेलेवेंस फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू स्टडी होम साइंस? क्या दोनों को पढ़ना चाहिए? ये हम डिस्कस करेंगे। होम साइंस में एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं? हर सब्जेक्ट में, हर विषय में आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन होता है, मैथमेटिक्स में होता है, लैंग्वेजेस में भी स्पेशलाइजेशन होता है। तो क्या होम साइंस में भी कोई स्पेशलाइजेशन होता है, कोई एरिया है ऐसा जो आप स्पेशलाइज कर सकते हैं? इसके बारे में बातचीत करेंगे। और फिर हम बातचीत करेंगे कि होम साइंस में स्कोप क्या है। आगे चल के आप जब हायर एजुकेशन की बात करेंगे या जब आप जॉब्स की बात करेंगे, तो उस समय क्या स्कोप होता है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि होम साइंस में जो हमने पहला वो लिया था, वो था कि व्हाट इज़ होम साइंस। तो होम साइंस देखिए, दो शब्दों के जोड़ से बना है। पहला है होम और दूसरा है साइंस। तो इस विषय में आपके घर से, आपके होम से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं, उन सब के बारे में इस विषय में पढ़ाया जाता है। चाहे आप कहें कि घर में रहने वाले लोग आपस में किस तरह का रिलेशनशिप रखें, उनका आपस में बर्ताव कैसे हो, उसके बारे में बात करें, या हम बात करें कि जो लोग रहते हैं वो खाना कैसे खाएंगे, क्या खाना खाएंगे, कब खाएंगे, और इसकी हम बात करें, या हम बात करें कि कपड़े कैसे पहनेंगे, किस तरह के पहनेंगे, कब नए कपड़े आएंगे, शिक्षा किस तरह की हो। ये सब बातें जो है, जो घर के लोगों से जुड़ी होती हैं, वो हम बात करते हैं। और दूसरा जो शब्द है इसमें, वो है साइंस। तो ये दोनों शब्द मिलके होम साइंस बनाते हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं, तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ। तो जो आपके पास में नॉलेज है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसका सिस्टमैटिक यूज़ जब हम करते हैं, तो उसको हम जब यूज़ करते हैं अपने परिवार के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तब हम होम साइंस का असल मायने में प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाती हूँ, जिनको आप भी स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने दो बातें लिखी हैं जो रेड में हाईलाइट की हुई हैं। होम साइंस इज़ द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड द साइंस ऑफ अचीविंग अ हैप्पी एंड हेल्दी होम एंड अ सक्सेसफुल करियर। कई सारी चीज़ें हैं इसमें। एक आर्ट है कि आप अपने संसाधन किस तरह से जो है आर्टफुली और स्किलफुली मैनेज करें, और अपनी साइंटिफिक नॉलेज को आप किस तरह से प्रयोग करें ताकि आपका हैप्पी और हेल्दी होम हो और एक सक्सेसफुल करियर भी आप बना सकें। तो ये सब चीज़ें मिल करके होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। जैसे मैंने कहा, होम साइंस में आपको साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी आपके खाने के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में, बच्चे कैसे परिवार में पलते बढ़ते हैं, उनकी क्या ज़रूरत होती हैं, एडोलेसेंस जो होते हैं, जो किशोर वर्ग के हमारे बच्चे होते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, उनको किस तरह से डील करें, घर में जो आपके इक्विपमेंट है उनको किस तरह से आपको हैंडल करें, सेफ्टी किस तरह से आप रखें, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आपको होम साइंस जो है, जो चैलेंजेस आपके जीवन में आते हैं घर के अंदर और घर के बाहर,
उनको किस तरह से फेस किया जाए, उनको हैंडल किया जाए, इसके बारे में भी तैयार करता है होम साइंस। और आप देखें कि होम साइंस और क्या करता है। होम साइंस आपको एक स्किल देता है, एक कौशल देता है कि आपके पास जो संसाधन हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको आप किस तरह से प्रयोग करें ताकि आप अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर बना सकें। आपके जहन में प्रश्न आएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं समय, जो सबके पास सीमित है, 24 घंटे हर एक व्यक्ति के पास होते हैं। उनको हम किस तरह से यूज़ करें या अब्यूज़ करें या हम वेस्ट करें, ये हमारे ऊपर है। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो है हमारी स्किल, हमारी नॉलेज, वो केवल हमारी होती है और हम ही को उनको बेस्ट यूज़ करना होता है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे परिवार की जो आय होती है, या वो घर जिसमें वो रहते हैं, या वो कम्युनिटी रिसोर्सेज जो होते हैं, जो जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या हॉस्पिटल्स हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं तो वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। और होम साइंस क्या करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सेल्फ, फैमिली एंड अदर्स। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं जिनकी अलग नीड्स होती हैं, या जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें किस तरह से बिहेव करना है, उनको कैसे हेल्प करना है, उनको कैसे डेवलप करना है, ये जो हमारा एक एटीट्यूड होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, उसमें चेंज आता है, हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं, हम समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं। कई बार हम देखते हैं कि घर में जो लड़कियां होती हैं उनको लड़कों के बराबर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो एक सेंसिटिविटी जो होती है कि ये भी हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है और उसको हमें ओवरकम करना है। तो ये एक एटीट्यूड चेंज जो होता है वो भी होम साइंस के द्वारा हम कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम साइंस आपको हेल्प करेगा। होम साइंस पढ़ने के बाद में आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी और आप एक बेहतर वर्कर बन पाएंगे। देखिए पहले एक स्लाइड में हमने आपको दिखाया था कि होम साइंस इज़ एन आर्ट। आर्ट आप बहुत जगह यूज़ करते हैं अपने घर में, अपने घर को आप सजाते हैं, संवारते हैं, उसमें आप अपने आर्टिस्टिक टैलेंट यूज़ करते हैं। फूड प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं, टेबल पर बहुत सुंदर तरीके से जब खाना परोसा गया होता है तो अपने आप मन करता है कि इसको हम खाएं, तो वो भी एक कला होती है। जब आप सैलड्स प्रेजेंट करते हैं, फूड कार्विंग करते हैं, वो एक आर्ट होता है। आप कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे होम साइंस में, तो कौन से कलर्स एक के साथ एक चलते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता है, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आप देख पाएंगे वो ये है कि बहुत सी चीज़ें हमारे घर में बेकार पड़ी होती हैं, उनको हम किस तरह से यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए, काम की चीज़ें बनाने के लिए हम यूज़ कर ले, वो एक आर्ट होती है। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो होता है, या हम चीज़ों को जब रीयूज़ करते हैं या जब हम रिसाइकिल करते हैं चीज़ों को, तो वो भी एक आर्ट है। घर के अंदर जब आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो जी खुश हो जाता है। आज देखिए बहुत लोग जो है वो फ्लैट्स में रहते हैं जिनके पास में गार्डन नहीं है और आसपास हरियाली भी नहीं होती है। तो घर के अंदर जब आप थोड़ी सी भी हरियाली कर लेते हैं तो वो आपके अंदर तक सोल को बहुत ज़्यादा शांति देती है, आपको अच्छा लगता है, आपकी आंखें रेस्टेड फील करती हैं और आपको मन करता है कि आप तरोताज़ा हो गए हैं उस हरियाली को देख करके। तो गार्डनिंग जब आप करते हैं और इंडोर प्लांट्स का जब आप कल्टीवेशन करते हैं, ये भी कुछ चीज़ें हैं जब आप होम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को भी आप सीखेंगे। तो एक आर्ट है जो बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ करते हैं। और होम साइंस जो है एक साइंस तो है ही, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि होम और साइंस दो शब्दों से बना है। तो साइंस क्या है? साइंस है जब आप ये तय करते हैं, आप पढ़ते हैं व्हाट डू यू वांट टू ईट, क्या खाएं, और क्या खाएं के बाद कितना खाएं। कितना खाएं आप बाद में सोचते हैं, उससे पहले आप सोचते हैं कि इसको पकाएं कैसे। देखिए कई बार ये बात होती है कि हमने जो कुछ भी आप होम साइंस में पढ़ाएंगे वो तो हम घर में सीख लेंगे। हाँ, आप अपनी माँ से, अपनी दादी से सीख सकते हैं कि अचार कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो अचार क्यों खराब नहीं होता है ये आप तब जान पाएंगे जब आप
होम साइंस की साइंस पढ़ेंगे। उसके अलावा जब हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सी बार आप ये भी आप तय कर पाएंगे कि कौन सा खाना खाना है और क्यों खाना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, आपको किस तरह से न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, कौन सा खाना खाने से आपको क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि अरे ये तो एनीमिक हो गया है, इसे हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं। तो क्यों खिलाएं हरी पत्तेदार सब्जियां, उससे आपको क्या मिलता है ना। ये सब बातें साइंस की बातें हैं जो आप होम साइंस में पढ़ेंगे। बच्चे कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है। आजकल अगर हम बात करें, देखिए आप कोरोना के बारे में बहुत सुन रहे हैं, संक्रमण हो रहा है, तो ये भी इस तरह की जब बातें आती हैं तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे होम साइंस पढ़ने के बाद कि रोगों का संक्रमण कैसे होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इम्यूनाइजेशन कैसे हमारे शरीर में काम करता है और बच्चों को इम्यूनाइज करना क्यों ज़रूरी है, किस समय पर बच्चों को इम्यूनाइज करना चाहिए हमें। तो ये सब बातें आप होम साइंस में पढ़ेंगे। शायद इतना सब आप किसी और विषय में नहीं पढ़ेंगे जितना आप होम साइंस में पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो है, आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी होम साइंस जब आप पढ़ते हैं तो न केवल आप होम के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं, आप और भी बहुत सारे विषयों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्योर साइंस की हम बात करें तो आप फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो आप फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं। अप्लाइड साइंसेस में देखिए आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, आपके आसपास का पर्यावरण कैसा है, इसमें प्रदूषण कैसे होता है, आप इसे रोक कैसे सकते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें तो आपको पता चलता है कि हाइजीन सैनिटेशन आपकी हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करता है। मीडिया की हम अगर बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, और इसको जो हम आज अपने विषय में पढ़ रहे हैं इसको हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। ये नॉलेज जो हमने गेन की है होम साइंस पढ़ के, इसको हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, ये आप एक्सटेंशन एजुकेशन के जरिए पढ़ेंगे। सोशल एक्सक्यूज साइंस या मैम, सर। मैडम एक क्वेश्चन आ रहा हाँ बताएं। है। रीना फ्रॉम कालका जी, सी इज जी आस्किंग व्हाई होम साइंस इज कॉल्ड ए साइंस, इज देयर एनी साइंटिफिक कॉज? Okay. Reena is asking a question about why home science is called a science. Is there a scientific reason behind it? रीना जी, इसके बारे में अभी जो मैंने आपको बताया कि जब आप होम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी साइंस पढ़ते हैं, द साइंस बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग इन योर होम। एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप अचार डाल रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव का काम तेल का है, नमक का है, या स्पाइसेस का है, या तीनों का है। अगर आप घर में आलू जब बहुत बहुतायत में आता है, सीजन में आता है, आप चिप्स बना लेते हैं, तो वो आलू के चिप्स खराब क्यों नहीं होते, इसके बारे में साइंस क्या है। साइंस ये है कि आपने उसमें से मॉइस्चर हटा दिया है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं तो फूड स्पॉइलेज नहीं होती है। इस तरह की बहुत सी बातें जब आप पढ़ते हैं तो यू नो द साइंस बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर होम, इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम होम साइंस रखा गया है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, रीना। Moving on, you can see in this chart that you are seeing on the screen that on the right hand side there are so many subjects that you study when you study home science. तो होम साइंस केवल खाना बनाना या बच्चे पालना या साफ सफाई करना नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ होता है। आप अपने जो हॉराइजन्स हैं उनको बहुत वाइडन कर पाते हैं, बहुत सी बातों के बारे में आपको पता चलता है। चलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे दो बातें पूछना चाहूँगी। अगर आप होम साइंस के लर्नर हैं, आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, तो आप दो रीजंस लिखिए जिसकी वजह से आपने होम साइंस पढ़ने का निर्णय लिया।
आपने ये डिसाइड किया कि आप होम साइंस पढ़ना चाहते हैं। और यदि आप होम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं तो जितना कुछ अभी आपने सुना है कि होम साइंस क्या है, व्हाट इज़ होम साइंस, इसके बाद आप 2 रीजंस लिखिए फॉर रिकमेंडिंग इट एज अ सब्जेक्ट टू समवन एल्स। आपका कोई फ्रेंड है, आपके परिवार में कोई है जो उस स्टेज पर है कि उसे सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं, तो होम साइंस उसको रिकमेंड करने के लिए आप 2 रीजंस लिखिए। तो यदि आप लर्नर हैं तो आप 2 रीजंस लिखिए आपने क्यों चुना, और यदि आप लर्नर नहीं हैं तो किसी और को होम साइंस सिलेक्ट करने के लिए आप 2 रीजंस लिखिए। ये आप काम करिए और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम वेलकम बैक लर्नर्स। हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट मैडम संध्या हैं। ओवर टू यू मैम। Thank you very much, Pramodji. So learners, we continue with this session on
home science subject at the secondary level. The topic today is what is home science. गृह विज्ञान क्या है, इसमें क्या सब पढ़ने को मिलता है, इसमें क्या क्या करना होता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दी थी कि जो लोग गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं वो 2 रीजंस लिखें कि आपने गृह विज्ञान एज अ सब्जेक्ट अपने लिए क्यों चुना। और जो लोग गृह विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं या आपके आसपास जो और लोग हैं वो इस स्थिति में हैं कि वो उन्हें कोई सब्जेक्ट चुनना है, तो उनको आप गृह विज्ञान पढ़ने की राय देंगे तो इसके लिए 2 रीजंस लिखिए। जितना कुछ आपने अब तक सुना मेरे लेक्चर में उतना उसके बेसिस पर आप कई सारी रीजंस लिख सकते हैं। उसमें यह हो सकता है कि आपने क्यों चुना, क्योंकि आपको पता था इसमें न केवल आपको जो आम लोगों की धारणा है कि खाना बनाना, कपड़े कैसे धोते हैं, घर की साफ़ सफाई कैसे करते हैं और घर को सजाते कैसे हैं, फ्लावर डेकोरेशन कैसे करते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगा, इसलिए आपने होम साइंस को चुना। या आप में एक जिज्ञासा थी कि देखिए होम साइंस होता क्या है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं लड़की हूँ और मेरे लिए और सब्जेक्ट्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, तो मुझे लगा कि गृह विज्ञान मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, तो मैंने गृह विज्ञान अपने लिए चुना। तो ये सारे रीजंस आपके बहुत सही हैं और इस बेसिस पर अगर आपने होम साइंस चुना है तो एक सही शुरुआत की है। और अगर आप इसको रिकमेंड कर रहे हैं और लोगों को पढ़ने के लिए एक विषय के तौर पर, तो भी आप ये रीजंस अगर देते हैं तो ये बहुत सही है। और अगर ये रीज़न देते हैं कि आप लड़की हैं इसलिए पढ़ लीजिए, या आप लड़के हैं तो रहने दीजिए, होम साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगला जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि क्या केवल लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए या लड़कों को भी पढ़ना चाहिए, और अगर लड़के और लड़की दोनों पढ़ते हैं तो इसका रेलेवेंस उनके जीवन में क्या है। तो देखिए आज के जीवन में जो स्टीरियोटाइप्ड रोल्स थे पहले ज़माने में, अगर आप बहुत काफ़ी पहले की बात करते हैं तो महिलाएं घर में रहा करती थी और जो पुरुष थे वो बाहर जाते थे, चाहे वो खेतों का काम करते थे या व्यापार करते थे या और भी कोई उनका जो काम होता था, या अपने राज्य की रक्षा करते थे, वो सब काम पुरुष करते थे और महिलाएं आगे नहीं बढ़ती थी। हालांकि उसमें भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जब महिलाएं आगे आई हैं। लेकिन आज की अगर आप जीवन शैली देखें, जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत बदल गई है। तो आज कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जहाँ पर आप महिलाओं को नहीं देखेंगे। हर क्षेत्र में, हर जगह महिलाएं हैं जो पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, उन्हीं के बराबर, उनसे बेहतर काम कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालती हैं। तो जब महिलाएं घर से बाहर निकल करके काम करने लगी हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्हें घर भी संभालना होता है, बाहर का भी जीवन, अपना ऑफिशियल जो जीवन है वो भी देखना होता है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में जो पुरुष हैं हमारे, उनकी भी भूमिका बदली है। वो न केवल बाहर का काम करते हैं, लेकिन घर में जब वो आते हैं तो देखते हैं जितना मैं थका हुआ हूँ उतनी ही मेरी पत्नी भी थकी हुई है, या मेरी बेटी अगर आई है ऑफिस से काम करके तो वो भी उतनी थकी हुई है जितना मेरा बेटा थका हुआ है। तो एक ये अपने आप अंदर से आवाज़ आती है कि चलो थोड़ा काम हम भी करेंगे, घर में मिल के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, काम अच्छे तरह से हो जाएगा, किसी के ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो ये जो आज स्टीरियोटाइप्ड जो रोल्स थे मेन एंड वीमेन के, ये बदल गई हैं। तो इसलिए उसकी जो प्रिपरेशन होती है ये काम करने के लिए, लड़कियां जो काम करती हैं वो पढ़ाई करके और अपने प्रोफेशन के लिए तैयार होती हैं। लेकिन जब पुरुषों को घर में काम करना होता है या अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है तो उसके लिए भी उन्हें कोई तैयारी करनी होती है, और ये तैयारी जो है होम साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ करके वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और भी कई कारण हैं कि क्यों पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए होम साइंस। तो मैं आपको कुछ जो है ये दिखाऊंगी क्या होता है। तो ओके, देखिए पहला जो मैंने लिखा है वो है कि जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स थे, जो मेन एंड वुमेन के हमारी सोसाइटी में रोल्स डिफाइन थे, वो बदल गए हैं। आज
महिलाएं बाहर का काम कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं, तो पुरुषों को भी घर का काम भी करना है, इसलिए उनको इस बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दोनों को ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना है, उसमें अपना पूरा योगदान देना है, तो घर में भी उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी होंगी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो खाना बनाने की हो, सफाई की हो, या उसको सुंदर रखने की हो, या बच्चों को ऑक्यूपाइड रखने की हो, या बच्चों की ग्रोथ की देखने की हो, या जब बच्चे बीमार होते हैं उनकी जिम्मेदारी लेने की बात हो, तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली शेयर करनी होती है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे जो संसाधन हैं बहुत सीमित हैं, और उन संसाधनों को किस तरह से हम मैनेज करें ताकि हमारा घर खुशहाल रहे, हमारे घर में रहने वाले लोग खुश रहें और बेस्ट पॉसिबल यूज़ हम उनका कर पाएँ, तो ये चीज़ जो है हमें सीखनी होगी, और दोनों लड़कों को और लड़कियों को ये सीखनी होगी। और दूसरा ये भी आप मानेंगे कि जब दो लोग मिल करके काम करते हैं तो जॉइंट नॉलेज और स्किल्स जो होती हैं वो डेफिनेटली एक की नॉलेज और स्किल्स से बेटर होती हैं, और हमारा जो घर का और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऊपर उठाने में वो मददगार होती हैं। और लास्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को होम साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने वोकेशनल और प्रोफेशनल एवेन्यूज़ हैं जो दोनों पुरुष और महिलाएं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं और एक वोकेशनल एरिया में अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना प्रोफेशन के रूप में उसे चुन सकते हैं। ये आप होम साइंस पढ़ने के बाद में आप देख पाएंगे कि कितने सारे एवेन्यूज़ हैं जिनको दोनों पुरुष और महिलाएं अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि कितने सारे रीजंस हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को होम साइंस पढ़ना चाहिए। और मैं आपके साथ एक बहुत ही फन फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि NIOS में जितने हमारे लर्नर्स हर साल रजिस्टर करते हैं, दे आर मोर देन 50,000 लर्नर्स एवरी ईयर, उसमें से 49% ऑफ द लर्नर्स आर मेन। तो इतने पुरुष ऑलरेडी होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेन एंड वीमेन बोथ नीड टू स्टडी होम साइंस। यहाँ पर एक मैम एक क्वेश्चन आ रहा है जी, कोई मिस्टर रंजन है, ओके, वो पूछ रहे हैं कि अगर वो होम साइंस करते हैं तो उनको फ्यूचर में किस तरह की जॉब ऑफर हो सकते हैं? क्या वो होटल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनकी धारणा है कि होम साइंस वाले सारे होटल मैनेजमेंट में जाते हैं। क्या होटल मैनेजमेंट में ही जा सकते हैं या कहीं और भी जा सकते हैं? नहीं, देखिए, होटल मैनेजमेंट में आगे जाना एक एवेन्यू है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिनके बारे में आगे मैं चल के थोड़ी देर में विस्तार से बात करूंगी। लेकिन डेफिनेटली होटल मैनेजमेंट इज़ वन। फूड एंड न्यूट्रिशन के एरिया में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, केटरिंग में बहुत सारी ऐसी एवेन्यूज़ हैं जिसमें आप जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से हम बात करेंगे। आगे हम चलते हैं कि जो हमारे हम देखते हैं कि जब होम साइंस पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा विषय है जो बहुत सारी लाइफ स्किल्स हमारे लर्नर्स में डेवलप करता है। लाइफ स्किल्स किसे कहते हैं? लाइफ स्किल्स वो होती हैं जो हमें ये वो कौशल होते हैं जो हमें एडेप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करने में मदद करते हैं। और ये जो पॉजिटिव और एडेप्टिव बिहेवियर है, दिस हेल्प्स इन डीलिंग इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब बात आती है कि ये कौन से वो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, जिनको जो हेल्प करते हैं हमको जीवन जीने में। इनको हिंदी में हम जीवन कौशल कहते हैं। तो जीवन को जीने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में आप बांट पाएँ और उनके बारे में सोच पाएँ, और उसके बाद आप जो है उसके बारे में डिसीजन ले पाएँ। क्रिएटिव थिंकिंग आना चाहिए। आप किस तरह से जो है किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, किस तरह से आप क्रिएटिवली उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो क्रिएटिव थिंकिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है। जब आप
लोगों के साथ रहते, कोई भी आइसोलेशन में नहीं रहता है, सब आपस में लोगों के साथ मिल के रहते हैं। तो जब हम और लोगों के साथ में रहते हैं या काम करते हैं तो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे होती है, हम उसको कैसे मधुर बना के रखें और इतना हम अच्छी तरह से हम डील कर पाएँ, ये एक कौशल होता है जो आप लाइफ स्किल कहते हैं। एम्पैथी एक और लाइफ स्किल है। जो एम्पैथी हम दूसरों के लिए हम क्या समानुभूति रखते हैं, उसको हिंदी में समानुभूति कहते हैं, जो कि सहानुभूति नहीं होती है। लेकिन जो दिव्यांग है, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम एम्पैथेटिक हैं या नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं, जिनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनके लिए हम एम्पैथेटिक हैं या नहीं हैं। हमारे देश में इतने चाइल्ड लेबरर्स हैं, उनकी जो सिचुएशन है उसके लिए हम एम्पैथेटिक हैं या नहीं हैं, क्या हम सेंसिटाइज्ड हैं। तो ये लाइफ स्किल्स हैं जो एम्पैथी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में आप देखिए, स्ट्रेस हर एक के जीवन में है, हर पग पर है और हर एक को उससे डील करना आना चाहिए। तो अपने जीवन के स्ट्रेस पर आप किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप ओल्ड एज में हैं, स्ट्रेस कभी ना कभी आप फेस करते हैं। तो उस स्ट्रेस को आप सक्सेसफुली हैंडल कैसे करें, ये भी आपको एक कौशल आना चाहिए। जब लोगों के साथ में आप रहते हैं तो एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात कह पाते हैं, उनकी बात आप सुन पाते हैं, तो आप जीवन अच्छी तरह से जी पाते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड टू से माय ओन व्हाट आई वांट टू से in a way that the other person is able to understand it. So effective communication is also very necessary. Self-awareness and handling of emotions. हमारे जो इमोशंस हैं उनको हम किस तरह से हैंडल करें, ये सारे जीवन कौशल हैं। और ये बहुत अच्छी तरह से आप जब होम साइंस पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट में वो स्किल्स जो जीवन कौशल है उनको हम इंटरवीव करके पढ़ाते हैं। आपको कुछ एक ऐसी हम स्पेशल टॉपिक्स भी देते हैं, जैसे आपको डिसीजन मेकिंग का एक आपको पूरा चैप्टर है कि जीवन में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, छोटा सा है कि मैं ये वाला पेन खरीदूं या ये वाला पेन खरीदूं, कौन सा पेन खरीदूं, एक ये डिसीजन है, बहुत छोटा सा डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन भी आप कैसे लेंगे। कोई भी डिसीजन है तो आप कैसे लेंगे वो डिसीजन, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, आप अच्छा डिसीजन कैसे ले पाते हैं, इसका एक पूरा हमने लेसन बना दिया है। तो ये चीज़ें जब आप सीखते हैं तो जीवन कौशल आपके विकसित होते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन आगे बढ़ा पाते हैं। तो एक आगे हम बढ़ते हैं कि इसको लाइफ स्किल्स की हमने बात की है। ये देखिए, ये 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बता रही थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinking, decision making, creative thinking, empathy, interpersonal relationships, handling stress, self awareness, effective communication and handling emotions। तो ये सभी जीवन कौशल जो है होम साइंस पढ़ते हुए आप डेवलप कर पाते हैं और ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 1 मिनट के लिए और रुक करके आप अपनी ओपिनियन दीजिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे मैंने 4 सिचुएशंस लिखी हैं और उसके आगे लिखा है डू यू एग्री और डू यू डिसएग्री। और अपने एग्री या डिसएग्री करने के लिए आप एकदम राइट हैंड साइड वाली जो कॉलम है उसमें आप रीज़न लिखिए। पहला वाला मैंने आपके लिए करके दिया है दैट ओनली अ मदर कैन लुक आफ्टर अ सिक चाइल्ड। You may agree, you may disagree. I have written disagree. Because anyone with a caring attitude can look after a sick child. Gender does not play any role. Male doctors take equally good care of patients as female doctors do. तो ये केवल एक माँ कर पाएगी एक बीमार बच्चे की देखभाल, ये एक एटीट्यूड है, आपका एक ओपिनियन है। बाकी है ये मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से। परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज शुड बी प्रेफरेबली डन बाय मेन। Washing, ironing, folding and keeping away the laundry is best handled by women. Money is best managed by men. तो इसके बारे में आप सोचिए, पेपर पेन लीजिए और आप उसके बारे में लिखिए whether you agree with this or you do not agree with this, और उसका आप अपना रीज़न भी लिखें। तो ये आप देखेंगे कि अगर आप हर एक में डिसएग्री लिख रहे हैं तो आपका एक एटीट्यूड चेंज हुआ है। अगर आप एग्री लिख रहे हैं तो शायद
होम साइंस पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ज़रूर आप लें। मूविंग ऑन, ये बहुत प्रश्न मुझसे जो है पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन होम साइंस में बहुत सारे होते हैं, उनको क्विकली हम डिस्कस करेंगे। 5 मेजर एरियाज होते हैं: फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, जिससे पहले हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स कहते थे, लेकिन आज इस स्पेशलाइजेशन का नाम फैब्रिक एंड अपैरल साइंस है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो ये मेजर 5 एरियाज हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यदि आप ये विषय 10वीं लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर पढ़ रहे हैं तो आपको इन सभी विषयों के बारे में पढ़ना होगा। 12वीं में भी आपको इन सभी विषयों के बारे में पढ़ना होगा। इसमें जो स्पेशलाइजेशन शुरू होता है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या BSc इन होम साइंस जब आप करते हैं उस लेवल पर आप थोड़ा सा स्पेशलाइज कर पाते हैं, और मेजर स्पेशलाइजेशन होता है जब आप मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन होम साइंस करते हैं। लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप 10वीं या 12वीं लेवल पर पढ़ाई करेंगे होम साइंस की, वो इन्हीं मेजर स्पेशलाइज्ड एरियाज़ के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो एक बार फिर बता दूं कि जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन गृह विज्ञान में है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। अब आइए देखते हैं कि इन मेजर एरियाज में फर्दर स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है। तो पहला हम लेते हैं स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन, जो हमारा मेजर ग्रुप है। इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं? आप आगे चल के फूड साइंस पढ़ सकते हैं, आप फूड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए, बहुत से प्रोडक्ट्स आज बाज़ार में मिल रहे हैं, जैसे बेबी फूड है या एनर्जी ड्रिंक्स हैं या एनर्जी सप्लीमेंट्स हैं, या जो डिज़ीज़ के टाइम में आप देते हैं स्पेशल फूड्स, जैसे हॉर्लिक्स है, या कोई नाम ऐसा नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत से बाज़ार में ऐसे अवेलेबल हैं सप्लीमेंट्स। तो ये कौन बनाता है? ये वो लोग बनाते हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ करके आते हैं होम साइंस के स्पेशलाइजेशन से, और उसके बाद में फूड्स में रिसर्च करते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं हॉस्पिटल्स में, और इस तरह के आप डाइटेटिक्स पढ़ सकते हैं और वहाँ पे डाइटिशियन बन सकते हैं। आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डाइटिशियन की, या आप कम्युनिटी न्यूट्रिशन के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन होती है कि जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं उनकी हम देखभाल कैसे करें, उनको हम क्या खिलाएं, लो कॉस्ट रेसिपीज़ उनके लिए हम कैसे बनाएं, या जो विमेन हैं, जो एनीमिक हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं फ्रॉम द लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, उनको हम किस तरह का खाना दें, उनके लिए क्या इंटरवेंशंस हम करें। जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, लैक्टेटिंग वीमेन हैं, उनके लिए बहुत सारे कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ के आप उन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं, या आप इंस्टीट्यूशनल केटरिंग सर्विसेज कर सकते हैं, जिसको हम केटरिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। इससे आप कैंटीन्स चला सकते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में, या धार्मिक संस्थाओं में जैसे चलती हैं वहाँ आप कर सकते हैं, या आप आउटडोर केटरिंग कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है, आप जितना चाहें उतना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज जब आप फूड एंड न्यूट्रिशन की ले चुके हैं, उसके बाद में आगे स्पेशलाइजेशंस कई सारे आप ढूंढ सकते हैं। ये जो मैंने बताए हैं ये केवल एक इंडिकेटिव है, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, यू विल फाइंड मेनी मोर दैट यू कैन ऐड टू दिस लिस्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस। इसमें आप स्पेशलाइजेशन देखिए तो टेक्सटाइल साइंस एक है। हमारी जो टेक्सटाइल्स बनती हैं, बहुत तरह की टेक्सटाइल्स बनती हैं। आप देखते हैं कॉटन है, या ब्लेंड्स हैं, या वर्स्टेड हैं, या वुलन है, या सिल्क हैं। आजकल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है टेक्सटाइल्स में, तो कपड़ा ऐसा बन गया है जो गंदा ही नहीं होता है, जो गीला ही नहीं होता है। अगर फट जाए कहीं से और उसको आप उस पर प्रेस चला दें तो वो वहाँ से जुड़ जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं टेक्सटाइल साइंस की, वो आप जो डेवलपमेंट्स आप करते हैं, नई चीज़ें आप लाते हैं टेक्सटाइल साइंस में, अलग अलग चीज़ों से आप कैसे रेशा निकाल सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं। आपने शायद सुना हो
कि जो केले का पेड़ होता है, उसका जो तना होता है, उसमें से जो रेशा निकलता है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स टुडे। जूट जो होता है, जो वेस्ट बंगाल में बहुत उगाया जाता है, पहले उससे हम केवल बोरे बनाते थे, जूट के बोरे बनते थे जिसमें आटा, चावल, गेहूँ ये पैक होता था। लेकिन वही जूट का रेशा आज इतना रिफाइन कर दिया गया है कि उससे फैब्रिक्स बनते हैं जो हम पहनते हैं और जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं टेक्सटाइल साइंस के ज़रिए ही होते हैं। क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, किस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक्सपोर्ट होता है, फ़ैशन होता है, फ़ैशन में नए किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, आप एक्सेसरीज़ क्या उसमें यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में जो आप स्पेशलाइज़ कर सकते हैं। या केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ड्रीज़ होती हैं, या आप अपने घर में किस तरह से कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप ड्राई क्लीनिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं और आप सोचते हैं, ये सब फैब्रिक एंड एपरल साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं इनके बारे में, और आगे चल के आप इनमें अपना कोई भी उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं या आप इसमें एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें घर में किस तरह से आप साफ़ सफाई करते हैं, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। हाउसकीपिंग पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, हाउसकीपिंग सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो आप देखिए, जो मॉल्स में आजकल आप जाते हैं या इवन शॉप्स में जाते हैं तो विंडो ड्रेसिंग एक होती है, जो सामने की विंडो होती है उसको किस तरह से अरेंज करें ताकि देखकर आपका मन करे कि आप इस शॉप पे घुसें और वहाँ पे शॉपिंग करें। तो वो जो विंडो ड्रेसिंग की बात होती है तो वो आप एक काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप जब कंज्यूमर एजुकेशन पढ़ते हैं तो कंज्यूमर फोरम में किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आप एनजीओज के साथ में जुड़ सकते हैं। ये सब बातें जो है, जब रिसोर्स मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं तो उसके बाद में ये स्पेशलाइजेशंस आपको मिल सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो बहुत पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। ये ब्रांच अब ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि द स्कोप हैज़ बीन एक्सपैंडेड फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडोलेसेंट्स टू यंग एडल्ट्स टू एल्डरली पीपल। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हम कवर करते हैं इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब बात होती है तो जब हम आंगनवाड़ी बालवाड़ी की बात करते हैं, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। या जब एडोलेसेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे मैरिज और फैमिली गाइडेंस की क्लिनिक्स होती हैं, आप गाइडेंस के कोर्सेज कर सकते हैं और गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप कर सकते हैं। आप केयर ऑफ़ द एल्डर्स और दिव्यांग इस एरिया में भी बहुत काम कर सकते हैं। आज बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग लोग साथ में रहते हैं, लेकिन घर पर दिन के टाइम उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है। तो जब हमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है तो ये एक स्पेशलाइजेशन है जो आप कर सकते हैं और इन लोगों के साथ में आप जुड़ सकते हैं। दिव्यांग जो हमारे लोग हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको किस तरह से डेवलप करने में मदद करना है टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल, दैट इज़ अनदर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विच यू स्टडी अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बहुत सारे एरियाज़ इसमें भी हैं जो आपकी रुचि हो, जिस एज ग्रुप में आप चाहते हैं उस एज ग्रुप के साथ आप काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और आखिरी जो हमारा पांचवा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है। इसमें आप मीडिया फॉर कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग एंड पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जिस भी एरिया में आपकी रुचि है उस एरिया में आप आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकती हैं। तो ये हमने बहुत सारी बातें की हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में, और मैं अब आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब आप जो है यहाँ पर हम एक और बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप
ने जितना कुछ अब तक सुना है गृह विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, आप थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में होम साइंस आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है या कर रहा है। उसके बारे में आप 4 बातें लिखिए कि हाउ होम साइंस इज हेल्पिंग यू और कैन हेल्प यू to lead your life in a fruitful and successful manner. We will come back after the break and we will discuss these things. Thank you. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम Crucial question in all our minds. What do I do after I study home science? So if you have studied catering, the first thing, okay, before I go on to the opportunities, I would like to tell you that after you have studied home science, you have 2 ways that you can occupy yourself. Either you can go in for wage employment, whereby you are working for someone else and you're getting a monthly salary and you're taking that home, you're utilizing your own skills and knowledge and working for someone else. Or
you can utilize your knowledge, your skills, your aptitude for yourself, and you can go in for self-employment. In that case, you set up an enterprise for yourself where you might be the only one person working, or you might be a generator of employment. So you are creating employment for other people. Now it is up to you to decide whether you want to go in for a wage employment or self-employment. Now coming to the different areas, the first one is catering. You could be wage employed, you could be employed in a canteen and a restaurant, you could be a cook, you could be a food and beverage service staff. So the other possibilities are there. There are many fast food outlets today. You could be a service staff over there. Or if you are self-employed, you could be the owner of a canteen or restaurant. You could have a food service from home, run a tiffin service. You've heard of the famous Bombay dabbawalas. They carry the dabbas which are packed from home. You could conduct hobby classes as well. You could teach people to cook food, to make ice creams, to make desserts, to make salads. The possibilities are endless. So catering has many, many possibilities. When we talk about food preservation or bakery and confectionery, again, you could be in wage employment as a production staff. You could be a trainer of the service staff, or you could be in charge of a community center, and there are many, many other areas you can think of. If you want to be self-employed, you could be the owner of a production unit where you have a bakery, you could have home-based production services, you can conduct hobby classes, or you can be associated with an NGO who train people in livelihood promotion. Now, I just want to share one little anecdote with you. My niece, she had done a course in culinary arts, and she was waiting to get admission in a higher education course. She wanted to specialize, but while she was waiting, she had about 8 or 9 months in between. So what she did was she started making baking things at home, and she started supplying, and she was earning handsomely out of it. So this is one way, you know, people are doing. They are sitting at home, they are setting up their own production services, and they are getting aggregated. They are using the social media and the platforms to sell their products, and they are earning so handsomely out of it. So those are things that in today's context you can think about also. Moving on, interior decorations. One more question is coming from Kiran from Madhya Pradesh. She is Okay. asking, caterer and chef are both are same, or is there any difference? Okay, Kiran, you want to know whether caterer and a chef are the same or are they different? Basically, a chef is a person who is employed by a food production unit. He is the person, or she is the person, who is responsible for designing the menu, for cooking, preparing the food that is then served in the restaurant. So that is the nature of job of a chef. That is what the chef does. Now, if you talk of a caterer, caterer is more of, you know, a person who is self-employed and who takes on assignments for specific functions. Supposing it is a conference or a seminar which needs lunch to be catered for 100 people. So a caterer will decide with the person who is giving the contract as to what is to be served and how much is to be served, right? So that is the job of a caterer. Caterer is basically a self-employed person, whereas a chef is usually employed with another organization. I hope that answers your query, Kiran. Moving on. When we talk of interior decoration, you could work for an organization as an interior designer, as a furniture designer, a staff at showrooms, or you could be an assistant at hobby courses or classes. And as I talked earlier, you could be a person who is handling the window display or doing the window dressing for another organization. As a self-employed person, you could be an interior designer for yourself, a furniture designer, or you could have your own showroom. You could conduct your own hobby classes at your this thing, and you can also take on assignments for doing window displays. So those are things that you can do for yourself, or if you don't want to be self-employed, you can work for some other person. When we talk of arts and crafts,
Again, you can work at government emporiums. You could be a designer for arts and crafts item which other people are producing, or you could be a staff at a production unit. You could run your own shop or an enterprise as a self-employed person. You could have a home-based craft center, or you can conduct hobby courses. So arts and craft is the area which allows you all these things to do. Housekeeping, again, you could be working at an establishment such as a hotel or a guest house. You could be a facilities manager. You could have be a person working in housekeeping agencies, which we see are so very popular in metropolitan areas. If you are talking about self-employment, you could run your own guest house, you could have a home-based paying guest service, you could have contract services, or if you happen to be luckily living in a place which is a tourist place, you could have your own homestay. So it is a home, your own home, that you partly offer to guests to have a very comfortable stay while they are visiting your place. So you could have a homestay as well. Those are the areas of self-employment. When you talk of dress designing or garment construction or textile designing, you could be a staff in a production unit or export house. Again, you're working for someone else. You could be a staff at textile designing unit. You could be a staff in a boutique. Or if you wish to be employed by yourself, you could have home-based services, you can conduct hobby classes, you could be a freelance designer, you could be a researcher doing research of your own, you could be an exporter. Again, the possibilities are endless. You can think and you can do. When you come to teaching, again, when you study home science, it very wonderfully equips you to teach. Now, you could teach as an employee in a school, a play school, a daycare center, or at a creche. You could teach in a village school or college. You could teach in polytechnics. Once you have the basic knowledge of home science and you have qualified up to the level that is required, you can go into for wage employment as a teacher. As self-employment opportunities under teaching, you could have a creche, you could start a creche or a play school or a preschool. Now, if you look at the scenario in the bigger cities and towns, this facility is extremely important today, where men and women both are working and they have no one to look after the children at home. So these young parents are forced to leave their children in a creche or a play school or a preschool or a daycare center. Now, if you are able to provide credible services where the parents are assured that their child is well looked after and the child is safe and will be given food on time, will be otherwise kept healthy and hygienically safe in the daycare center or the creche, then they can be free to do the work in their own office. If they are in tension about the children, they will not be able to really give their best to their office work. So that is a support system that you can create for young parents today. You can also conduct tuitions for children at home. This is again something that you can do if you don't want to go working for someone else, or if you have some problem in going out of your home and you need to be at home. So you can have children coming in when they are free from their schools and you can give them tuition, or you can even take up the tuition for children who do not go to schools, or you can give tuitions or help those children academically who are going through the open schooling and they need the help of experts. So that is also an area you can look into. And you can also be a teacher teaching short-term courses of various hobbies that you learn in the area of home science. So teaching is a very, very rewarding profession that one can get into, and home science education actually enables you to do a lot many things. If you look at communication and extension, remember this was the fifth area of specialization under home science. So extension, communication and extension, you could be a
employed as a staff in development organizations. You could work as counselors, as researchers, as social entrepreneurs, as trainers and facilitators, or as a staff in public relations and human relations departments if you wish to work for someone else. But in case you wish to work for yourself, in case you wish to be self-employed, you can become a counselor. You can help the development organization establish itself. You can set up your own market research agency. You can set up a media house for production and management. You can become a communication consultant. There are many people in this world who are not able to communicate effectively and are looking for ways of improving their communication. तो लोगों से किस तरह से हम बात करें, किस तरह से प्रभावी ढंग से हम बात करें ताकि लोग हमारी बात समझ सके और जो हम कह रहे हैं उसका बहुत अच्छा प्रभाव औरों के ऊपर पड़े, तो ये लोगों को सिखाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। और इस तरह से आप कंटेंट डेवलपमेंट में या थिएटर करने के लिए या पपेट्री करने के लिए आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला सकते हैं। जिस तरह से आप अगर कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं कि वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, एनजीओज़ के साथ पे आप जुड़ करके आप या तो काम कर सकते हैं या आप अपना एक एनजीओ बना सकते हैं। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि आप कंज्यूमर अवेयरनेस में काम करना चाहते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता है कि जो दुकानदार हैं उनको किस किस तरह से चीट कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस तरह से चले जाते हैं तो उन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि अब हम क्या करें। तो आप जब एक कोई एनजीओ स्थापित करते हैं तो ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं कि इस तरह के जो चीटर्स होते हैं बाज़ार में, जो लोगों को स्विंडल करते हैं या मिसलीड करते हैं, तो उनके अगेंस्ट किस तरह से एक्शन ले सकते हैं, उनको कैसे, किस कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करना है, उनको किस तरह से अप्रोच करना है, उनकी क्या क्या पेपर वर्क करना होता है, इसमें आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। या एक दूसरी तरह से आप मदद कर सकते हैं। आज India has a right to information act in place. Now people, they are not able to obtain the information that they want, right? So if you have an NGO which is helping people to obtain the information that they want, that is how you can help the people. तो जब हम कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन की बात करते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं कि हम लोगों में, अपनी सोसाइटी में लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकें और उनकी हम क्या सहायता कर सकते हैं। So these are numerous possibilities that we can see after we are studying home science, and those are the areas that basically I wanted to talk to you about when I was talking of home science. And I hope that I have been able to share a little bit of what the subject is and how you can benefit from studying this subject. If you have any more questions, I have time for a quick couple of questions, Pramodji. Yes, ma'am. Yes. I'm having some questions. Okay. Yeah, ma'am. Just a minute, ma'am. The question is, I don't know, the learner has not said the name, Okay. but she is asking, what is fabric? What is fabric? Okay, my unknown viewer who has not given her name or his name, we don't know. You want to know what is a fabric. So, okay, fabric is any piece of cloth, anything that we wear. This what I am wearing, the shirt that you are wearing, the suit that you are wearing, all that is fabric. Fabric can be of various kinds. It can be cotton, it can be silk, it can be synthetic, it could be woolen, it could be jute, it could be any kind of fabric. It all depends upon what fiber has been used to make that fabric. And once the fiber has been identified, then that fiber is used to make a yarn, and yarn is used to weave the fabric. आपने हैंडलूम का नाम सुना होगा या पावरलूम का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर इन yarns को लेकर के वीविंग की जाती है जिससे ये कपड़ा तैयार होता है, उसको हम फैब्रिक कहते हैं. Okay. Ma'am, one more question is there. Okay. The learner is Smita, and she is asking, as just now you said about the information, that there are so many ways you can get the information. So she is asking, what type of technical jobs are available in the field of home science
and from where one can get such information? Okay, Smita, actually, when I have discussed the various opportunities available in home science, there is no one place from where you can get all this information. What you have to do is you have to narrow down your area of search. What is the area of specialization? Under which area are you looking for opportunities? Okay. जब आपने ये तय कर लिया है कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, तो उस एरिया के बारे में आप पढ़ाई करेंगे। जब आप पढ़ाई करेंगे तो उस समय बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आते हैं कि आप रिसर्च में जाएं तो ये रिसर्च बॉडीज़ हैं, या आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्शन बॉडीज़ हैं, या आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और बाकी आप इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च करके आज पता कर सकते हैं। एक बहुत पावरफुल वेपन हम लोगों के हाथ में है इंटरनेट, और उससे भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्पेसिफिक एरिया दैट यू आर लुकिंग फॉर योरसेल्फ। Ma'am, one NIOS learner is there. Okay, that's so nice. Yes. Ma'am, one NIOS learner is asking, she is Prema, and Okay. she is saying ki in NIOS home science, in projects, what all we have to make it? Okay, this is a question which is concerning the assignments that you have to do. Okay, now if you are a learner of home science at NIOS, you know that your subject has a theory part and a practical part, because home science has a lot of things that for which you need to develop your skill. आपको हाथ से बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। और इन सब के अलावा एक असाइनमेंट बनाया जाता है जो आपको अपने कोर्स में करना होता है, और उसमें इंडिकेशंस होते हैं कि आप किस लेसन को पढ़ करके उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो जब असाइनमेंट होता है उसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हर साल चेंज होता है, तो जब चेंज होता है तो प्रोजेक्ट वर्क भी चेंज होता है। नाउ द प्रोजेक्ट कैन बी in the form of a survey. We can say, okay, this is regarding textiles. Now go into the market and find out 10 kinds of fabrics that are available in the market. अब उनको आप फील करके देखिए, उसके बाद में लिखिए फील कैसा था, स्लिपरी था, रफ था, स्मूथ था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका फाइबर एक निकाल के उसका फाइबर टेस्ट करिए, उसके फाइबर के बारे में आप लिखिए। तो ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जब आप करके देखते हैं तो वो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। दैट इज़ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट एंड इट कीप्स चेंजिंग एवरी ईयर। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, स्मिता। थैंक यू मैम। आशा करते हैं कि okay, just before we go, I will quickly just put into a nutshell what we have discussed today. So okay, ये thank you पर ले आया, लेकिन मैं आपको एक previous slide पे ले जाती हूँ, where in a nutshell what we have discussed today is that home science is a practical oriented course that teaches you everything concerning the home, is useful for both men and women, and it needs to be studied formally. It has 5 basic component areas to revise with you: food and nutrition, human development, resource management, fabric and apparel science, extension and communication. And you gain both personal enrichment and professional expertise after you have studied home science. So I hope that more and more of my learners and viewers will opt to study home science and be enriched after studying this subject. Thank you very much, learners. I hope you have enjoyed listening to this session as much as I have enjoyed talking to you. Namaskar.